हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल एस राज क्लासेस भंगिया पर स्वागत करता हूँ। आज जो है आप लोग के हम केमिस्ट्री का आज हम आपको नोट्स करा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। और मैं जब नोट करने के लिए कहता हूँ तो आप कलम कॉपी लेकर तैयार रहेंगे और जितना भी आपको लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है, सभी को नोट कर लेंगे। जब लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय नोट्स हो जाएगा तो आपकी पूरी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट ऐसे ही हो जाएगा। तो क्यों नहीं आप लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय नोट कर लें और आपको आने वाले समय में कभी भाई बहन के भी काम दे देगा। तो चलते हैं, समय नहीं गवाते हुए। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों को पास शेयर कर देंगे, को भी आपका दोस्त छूटे नहीं, या भाई हो बहन हो। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है आपको नज़र के सामने लोहे, देखिए क्वेश्चन सबसे बड़ी चीज़ समझना है, लोहे की वस्तुओं को हम, ये वस्तु होना चाहिए, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं ये बताइए। कोई चीज़ अगर लोहा की वस्तु है, कोई चीज़ लोहा की वस्तु है, रॉड है, पाइप है, कोई चीज़ भी हो, तो हम उसे क्यों पेंट करते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, आप समझ रहे होंगे, कोई बच्चे लोग, कोई बच्चे नहीं जान रहे होंगे, ध्यान नोट कर लीजिएगा पूरी अच्छी तरह से उसको। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, तो छुपाने के लिए करते हैं नहीं। पेंट करने से लोहे का ऊपरी भाग जो होता है क्या होता है, आपको छुप जाता है। ये तो बात सही है, छुप भी जाता है और वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है। अगर नमी आ जाए वायु में बरसात के समय में, तो लोहा जो है वो आपके डायरेक्ट आपको संपर्क में नहीं आएगा, वायु के संपर्क में, क्योंकि उस पर तो पेंट चढ़ा दिया गया, एक लेवल परत बढ़ गया है। हाँ, नहीं आता है, हाँ नहीं आता है, जिसके कारण जो है उसमें जंग नहीं लगता है। लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं, इसलिए पेंट करते, सीधी बात है कि जंग नहीं लगता है। कैसे जंग नहीं लगता है, तो पेंट करने से लोहे के पदार्थ पर ऊपरी भाग क्या होता है, छुप जाता है, एक तरह का परत जम जाता है, और जो परत जो है वायु के संपर्क में डायरेक्ट नहीं आता, जिसके कारण पेंट नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ की जंग लगने से बचा सकते हैं, समझे। तो ये बात आपको नोट कर लेना है। ऐसे याद हो गया तो अच्छी बात है, फिर भी आप नोट कर लीजिए, नोट करा रहे हैं तो करा रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपकी नज़र के सामने है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि तेल एवं वायु वसायुक्त, माफ कीजिएगा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है ना। तेल है, वसायुक्त जो है खाद्य पदार्थ, उसके नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है। तो चलते हैं आंसर की ओर, क्यों किया जाता है, यहाँ जवाब लगा दिया आपको। तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखने से, वायुरोधी अगर बर्तन में रखिएगा तो उसमें रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है ना। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को अगर वायुरोधी बर्तन में रखिएगा तो उपचयन की गति क्या होता है, उसमें धीमा हो जाता है। और तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें अपचयन न हो, मानी सीधी बात है, खराब आपको नहीं होगा, अपचयन उसमें होएगा नहीं, तो नाइट्रोजन युक्त उसको किया जाता है, नाइट्रोजन को उसको प्रभावित किया जाता है, नाइट्रोजन खत्म हो जाए। समझ में आया। ये भी क्वेश्चन आपकी है, मजेदार के है, VVI की भी है ना। दूसरा भी क्वेश्चन पहला भी था, अच्छा आप इसे नोट जरूर करना है तो करना है। आप ध्यान दीजिए ना, तीसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, अच्छा तरह समझेंगे। कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का सूत्र याद होना चाहिए, तो CuSO4 होता है, ठीक। कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के एक टुकड़ा डाल दिया जाए, अगर एकरा में हम लोहा का टुकड़ा डाल दें, लोहा यानी Fe आयरन, लोहा के टुकड़ा का डाल दिया जाए, इसको विलयन है। कॉपर सल्फेट क्या है, एक तरह के, ये आपको विलयन है। विलयन में लोहा का टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। आप देखिएगा, कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट में लोहा के अगर विलयन डाल दीजिएगा, कॉपर सल्फेट में अगर लोहा का टुकड़ा हम डाल देंगे तो क्या होगा, आपको उसमें विलयन का रंग बदल जाएगा। क्यों, है ना, क्यों बदल जाता है, क्वेश्चन यहाँ है। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, लोहा का कील है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबाया जाता है तो भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट में घोल में से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, यानी आपकी क्या है, लतिया देता है, उसको हटा देता है, त्याग देता है। और समीकरण पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये लोहा है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन है। अब देखिए फेरस लोहा जो हुआ सल्फेट के साथ मिलकर फेरस सल्फेट बना दिया, और इसमें जो कॉपर था वो कॉपर का के लतिया का बाहर निकाल दिया, है ना। तो फेरस सल्फेट जो बनाता है ये आपको क्या होता है, भूरा हो जाता है कलर इसका, कॉपर ना भूरे रंग का हो जाता है। आप याद नोट कर लेंगे इसको। समीकरण भी आपको सामने है, समीकरण दे देने से अच्छा रहता है, अच्छा फुल मार्क्स मिल जाता है।
चौथा क्वेश्चन जो है, देखिए चौथा क्वेश्चन, ये भी समीकरण है। समीकरण अच्छा समझिएगा, समीकरण बहुत बच्चों को नहीं आते हैं, समझ में नहीं आते हैं। समीकरण समझ में आ जाएगा तो उसकी प्रतिक्रिया अच्छा तरह लिख दीजिएगा। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरक क्या है? तो वे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ध्यान लीजिएगा, उत्प्रेरक बता रहे हैं। उत्प्रेरक से क्या समझते हैं? तो वे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन प्रतिक्रिया को वेग बढ़ाते हैं या तो क्या करते हैं, घटाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक है कि वैसा है रासायनिक जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन वो क्या करेगा? प्रतिक्रिया को वेग को बढ़ा देगा या तो घटा देगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे अगर तुलना किया जाए, जैसे मैं कहता है कि देखिए यहाँ पर लोहा उत्प्रेरक उपस्थिति में बेंजीन को हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन की परमाणु को क्या किया? वो प्रतिस्थापन कर दिया। देखिएगा बेंजीन का सूत्र C6H6, आप याद रखिएगा, एक क्लोरीन हो गया, बेंजीन हिंदी में लिखा हुआ क्लोरीन नीचे, जब मिलाया गया तो क्लोरो बेंजीन बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड करके आपको इसमें से प्रतिस्थापन कर दिया। क्या क्या उसको बढ़ा दिया। ये हो गया उत्प्रेरक की परिभाषा, ऊपर से नोट कर लेंगे, एक बार आओ आप समझ जाएंगे, है ना। उत्प्रेरक वैसे पदार्थ हैं जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया को क्या करते हैं? वेग को घटा या बढ़ा देते हैं। चलते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन, नोट कर लेंगे, हम आपको नोट करा रहे हैं, मेरा काम है बोलना ही, आप जरूर नोट करेंगे। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम के रिबन यानी फीता ही बोला जाता है, साफ क्यों किया जाता है? अगर मैग्नीशियम के फीता है तो वायु में जलाने से पहले इसे क्या करते हैं हम लोग? साफ करते हैं। तो ये साफ क्यों किया जाता है? यदि मैग्नीशियम की रिबन को नम वायु के संपर्क में रहता है, मतलब नमी है पानी में, मतलब हल्का वायु में कनकनी, तो उस सफ़ेद रंग के मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। अगर नमी में रहता मैग्नीशियम के फीता तो उसमें वायु के संपर्क में रहने में क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के ये परत जम जाता है ना। और यह परत मैग्नीशियम पर जलने पर अवरोध पैदा करती है, कि जलाइएगा तो क्या करेगा? आपको रुकावट पैदा करेगा। इसलिए मैग्नीशियम को रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है, सीधा बार रगड़ा जाता है, जो भी होगा उसको साफ करके इसमें हटा देता है। कि मैग्नीशियम जो है या ऑक्सीजन के संपर्क में नमी रहता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, जो क्या होता है? जलने पर क्या अवरोध पैदा करता है, नहीं रुकावट पैदा करता है। तो उसको क्या करते हैं? फिर साफ करते हैं तो आपको क्या होता है? फिर मैग्नीशियम फीता अच्छे से जल जाता है। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन आपको लॉन्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लॉन्ग नहीं है, आंसर इसका है उदाहरण के साथ। इसलिए प्रतिस्थापन अब क्रिया क्या है? उदाहरण दे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थापना करना, सीधा बात हो गया, स्थापित करना। देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु से को यौगिक के विलयन को गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा, ध्यान देंगे हम पर। ये लोहा है और कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर कुछ फेरस सल्फेट बनाया और कॉपर, ये जो था क्या किया? फेरस में क्या हो गया? आपको स्थापित हो गया और कॉपर से निकाल दिया। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो जो लोहा हुआ, आयरन हुआ, जो अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर की अपेक्षा उससे विस्थापित करके उसका स्थान पर क्या हो गया? स्वयं प्रतिस्थापित हो गया, है ना। जो ज़्यादा अभिक्रिया रहेगा, क्रियाशील रहेगा, उसको हटा के वहाँ पर क्या क्या स्थापित हो गया। यानी देखिए ना, फेरस आयरन जो हो गया, लोहा जो हो गया, कॉपर सल्फेट के विलय में डाले तो फेरस सल्फेट बना दिया, तो इसमें से कॉपर कहाँ गया? तो कॉपर कम अभिक्रियाशील था, लोहा ज़्यादा, तो लोहा उसको स्थान पर क्या किया? कब्जा कर लिया, यहाँ पर कब्जा करके उसमें क्या किया? हटा दिया। तो जब स्थापित कर लेता है जिसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि बोला गया है कि Fe जो है अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा, उसको विस्थापित करके लतिया के हटा के उसको स्थान पर क्या स्वयं प्रतिस्थापित करती है, उसका कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सातवां है आपको वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना, ध्यान दीजिएगा। वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक का परिणत हो जाता है, तो वैसे अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। हम बोल दें कि वियोजन अभिक्रिया का मतलब ही होता है क्या? टूटना। तो एक वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक रहेगा और टूटकर
दो या दो से अधिक यौगिक को परिणित हो जाता है, मतलब दो यौगिक बन जाएगा, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप यहाँ देखिएगा KClO3 एक बड़ा यौगिक है, इस संतुलित करके 2 गुना किया गया है, और ये आपको KClO2 में टूट गया, यानी कहीं पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया है ना। तो 2 या 2 से अधिक अणु में टूट जाता है एक बड़ा, तो इसका कहेंगे वियोजन। वियोजन की ही मतलब आप याद रखिएगा, वियोजन के मतलब आप याद रखिएगा टूटना, वियोजित होना, ठीक। परिभाषा कोई भाड़ा नहीं है, बोलिएगा। वैसे अभिक्रिया जिसमें बड़ा यौगिक जो है टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक में अगर परिणित होता है तो उस अभिक्रिया क्या कहेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 7वां अगर हो गया होगा तो हम लोग 8वां क्वेश्चन चलेंगे। 8वां क्वेश्चन जो है आपके क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। पहले 2 चीज़ पूछ दी इसमें, पहले तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, 2 तरह के क्वेश्चन पूछ दिया है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह जिसमें अभिकारक किसे कहते हैं, बताते रहे परिभाषा, अब याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा जो पदार्थ वो अभिकारक, और जो नया बनेगा उत्पाद। तो अभिकारक एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। या क्या है, या किसे कहते हैं, तो परिभाषा में इसको बोलना है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें अभिकारक उत्पादों की विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या समान, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं या संतुलित समीकरण है। अब आता क्यों किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम से संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण क्या कर संतुलित होना जरूरी है। उसको संतुष्टि होना है किसका, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। इसलिए क्या करते हैं, अभिकारक और प्रतिफल जो होता है यानी उत्पाद जिसको बोलते हैं, दोनों करे हम लोग गुना करके है ना, हम लोग बराबर करते हैं परमाणु को, ठीक। ये 8 हो गया, ये भी मजेदार है, आप नोट कर लेंगे। अब देखिए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन यह है, आप ध्यान देंगे। 9वां क्वेश्चन है कि ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। दोनों सुनने में एक ही जैसा लग रहा होगा, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। कभी कभी तो अंतर विपरीतता है, ये तो अर्थ पूछा है ना। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का छः और पी, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया करेंगे। अगर ऊष्मा निकल रहा तो ऊष्मा क्षेपी है ना, ऊष्मा को अगर आप शोषित कर रहा है तो शोषी बोलेंगे, क्षेपी निकलना। मीथेन की दहन की अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। देखिए मीथेन है, CH4 है। ऑक्सीजन जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O तथा ऊर्जा जो है आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, निकल रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, आपको ऊष्मा निकल रहा है, हीट हो रहा है, ठीक, ऊर्जा। ऊष्मा शोषी का मतलब होगा उसको सोख लेना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अशोषित होती है उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए बेरियम डाइऑक्साइड है ना, अमोनियम थाइनेट से अभिक्रिया जब कराया गया, अमोनियम थाइनेट से अभिक्रिया कराएगा तो इसमें देखिए आप, इसमें क्या हो गया आपको, लिक्विड और यहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन भी, ऊष्मा क्या किया, यहाँ सोख लिया, पता ही नहीं चला, ऊष्मा सोख लेना, उसमें शोषी अभिक्रिया होगा। अगर निकल जाएगा तो उसमें क्षेपी। और इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन है, ऐसे हम 10 से क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन अगर रोज हम नोट करावें तो आपको एग्जाम होते होते तब बहुत अच्छा तरह से हम करा देंगे, पूरी में दावा है। अब क्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं। अब क्षेपण का मतलब उसको पेंदी में बैठ जाना, आपने बता रहे, याद रखिए, इसे बेसिक याद रखिए। जब 2 विलयन को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया के श्वेत रंग एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है, तो इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। पहले अवक्षेप पदार्थ क्या होगा, जो आपको जल में अविलय है तो अवक्षेप पदार्थ हो गया, और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है ना उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सीधी बात है। यहाँ पर देख लीजिए NO2SO4 और बेरियम क्लोराइड को, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, ठोस के रूप में नीचे आपको बढ़ जाएगा बेरियम सल्फेट। और NaCl सोडियम क्लोराइड जो है आपको लिक्विड के रूप में रहेगा। यहाँ पर कहता है B+2S4-2 की अभिक्रिया करने का बेरियम सल्फेट जो है अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। यानी अवक्षेप का मतलब होगा आपको बनना, आपको पेंदी के रूप में बढ़ जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप शेयर जरूर कर दें सभी ग्रुप में। और क्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम के लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप आ जाएँ, जुड़ जाए टेलीग्राम पर, वहाँ PDF वगैरह आप क्यूज होता रहता है।
चलते हैं। थैंक यू।